Good morning friends. Today we are starting with our video series of business studies. We will start with consumer protection, last chapter of our business studies. इस चैप्टर के अंदर हमें जो कवर करना है हम कवर करेंगे व्हाट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता क्या है, कंज्यूमर क्या होता है, गुड्स क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, प्लस कंज्यूमर के राइट्स क्या होते हैं, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, इन केस कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कहाँ पर जा सकता है, कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को रिड्रेस करवा सकता है। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंज्यूमर होता क्या है। कंज्यूमर हमारे पास होता है, इट इज़ ए पर्सन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन। फॉर ए कंसिडरेशन से हमें मतलब है कि वो अपने खुद के यूज़ के लिए जब कोई गुड्स और सर्विसेज परचेज करता है तो उस चीज़ को हम कंज्यूमर बोलते हैं। कोई भी पर्सन हो सकता है, इट कैन बी इंडिविजुअल पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल कंपनी भी हो सकती है और एक ग्रुप ऑफ एसोसिएशन भी हो सकता है जो कोई गुड्स या सर्विसेज को परचेज करते हैं। सेकंड थिंग हमारे पास आता है व्हाट इज गुड्स। गुड्स क्या होते हैं, गुड्स आपके पास कुछ भी हो सकता है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो, शेयर्स हो, स्टॉक्स हो, ग्रोइंग क्रॉप्स हो या वट एवर थिंग। कोई भी एक पर्सन जब कोई चीज़ कंज्यूम करता है तो वो चीज़ उसके लिए गुड्स हो जाती है, या वो कोई भी सर्विसेज यूज़ करता है तो उसके लिए सर्विस हो जाती है। जैसे हम इंश्योरेंस की सर्विस बात करते हैं, बैंकिंग की सर्विसेज की बात करते हैं। गुड्स हमारे पास टेंजिबल नेचर के अंदर होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है सर्विसेज। सर्विसेज हमारे पास क्या होते हैं कि कोई भी चीज़ जो कंज्यूमर छू नहीं सकता, जिसको वो सिर्फ फील कर सकता है, वो चीज़ हमारे पास सर्विसेज के अंदर आ जाएगी। ये इंटेंजिबल नेचर के अंदर आपके पास होता है। सर्विसेज के आपके पास एग्जांपल्स जो हो जाते हैं, दैट इज़ बैंकिंग। जो हम बैंक के अंदर जाते हैं, बैंक वाले हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सब हमारे पास सर्विसेज होती हैं। यदि इन सर्विसेज के अंदर हमें किसी तरह की भी प्रॉब्लम आती है तो हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग कंप्लेंट कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास कंप्लेंट कौन होता है, कि कंप्लेंट कौन कर सकता है। कंप्लेंट हमारे पास जो होती है, कंप्लेंट आपके पास एक स्टेटमेंट होती है जो रिटर्न के अंदर की जाती है एक पर्सन के पास जो कॉम्पिटेंट होता है उसको फाइल करने के लिए। मीन्स कि हम ऐसे पर्सन को कंप्लेंट एक रिटर्न स्टेटमेंट देंगे जो उस पर्सन को, जो उस कंप्लेंट को सोल्व करने के लिए ऑथराइज्ड हो। उस कंप्लेंट के अंदर हम करते क्या है, उसके अंदर हम जितने भी एलिगेशंस होते हैं वो सब डिटेल्स के अंदर बताते हैं, अपना व्यू बताते हैं कि हमें क्या रिलीफ चाहिए। तो एक कंप्लेंट हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिस स्टेटमेंट के अंदर हम ये बताते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें किस चीज़ से की सर्विसेज नहीं मिली है, गुड्स के अंदर हमारे पास क्या प्रॉब्लम आई है, प्लस उसके बदले हमारे को रिलीफ क्या चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें हम एक कंप्लेंट के अंदर बताते हैं। फिर हमारे पास आता है एक कंप्लेंट के अंदर होना क्या क्या चाहिए, कि जब हम कंप्लेंट करते हैं तो उस कंप्लेंट के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास आता है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस की जब हमने कोई गुड्स परचेज किए हैं, सर्विसेज परचेज किए हैं, तो उस वक्त हमारे पास क्या, हमारे साथ क्या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की गई हैं वो उसके अंदर होना चाहिए। गुड्स के अंदर यदि कोई डिफेक्ट आया तो डिफेक्ट क्या है हमारे पास, यदि सर्विस के अंदर किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी आई है तो वो कमी क्या थी, यदि हमारे से एक्सेस प्राइस चार्ज किए गए हैं तो कितना एक्सेस प्राइस चार्ज किया गया है, यदि गुड्स आपके हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं वो चीज़ें, यदि सर्विस जो आपको दी गई हैं वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है तो वो चीज़ें इसके अंदर आपके पास इंक्लूड होनी चाहिए। अब बात आती है कंप्लेंट कौन कर सकता है। कंप्लेंट आपके पास एक इंडिविजुअल कंज्यूमर भी कर सकता है, एक कंज्यूमर एसोसिएशन भी कर सकती है, जो एनजीओज हमारे पास होती हैं, गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, या आपके पास कोई लीगल पर्सन जो आपने हायर किया हुआ है वो लीगल पर्सन आपके बिहाफ के ऊपर कंप्लेंट कर सकता है। तो ये तो हमारे पास चीज़ें थी कि एक कंज्यूमर क्या होता है, गुड्स क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होते हैं, कंज्यूमर कौन होता है, कंप्लेंट क्या होती है और कौन कौन पर्सन आपके पास कंप्लेंट कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारे पास बनाया गया वो कब बनाया गया, कैसे उसको डिज़ाइन किया गया, कब से उसको इम्प्लीमेंट किया गया, या उसके अंदर जो एजेंसीज हमारे पास रिड्रेसल एजेंसीज बनाई गई वो कौन कौन सी। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारे पास क्या होता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज ए ग्रुप ऑफ लॉज एंड ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन टू एंश्योर द राइट्स ऑफ कंज्यूमर। इस लाइन से हमें क्या पता चलता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक ग्रुप ऑफ लॉ है
जो आपके पास डिज़ाइन किया गया है ताकि कोई भी कंज्यूमर है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जितनी भी होती हैं उन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से प्रोटेक्ट किया जा सके। 1986 ईयर के अंदर इसको बनाया गया था, इसलिए इसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बोला जाता है। एक रिड्रेशल एजेंसी जो बनाई गई थी, हर एक स्टेट के अंदर आपके पास सेपरेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशल फोरम बनाए गए हैं। वो स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज और नेशनल लेवल के ऊपर अलग अलग आपके पास लेवल के ऊपर मिल जाएंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो था वो बनाया किस लिए गया था, ताकि बेटर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, की कंज्यूमर्स के जो इंटरेस्ट होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को बनाया गया। इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था? ये एक्ट आपके पास एनफोर्स हुआ था 15 अप्रैल 1987 को, कि एक साल इसको लगा था एनफोर्स होने के अंदर। ये एक्ट पास हुआ था लोकसभा के अंदर ऑन 9 दिसंबर 1986 और 10 दिसंबर को राज्यसभा के अंदर ये पास किया गया था। तो हमें ये पता है कि कोई भी एक्ट जो कोई भी लॉ जो होता है, जब तक वो राज्यसभा और लोकसभा के अंदर पास नहीं होता है तब तक वो एनफोर्समेंट के अंदर नहीं आता है। ये सब आपके पास राज्यसभा और लोकसभा के अंदर पास होने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है। 24 दिसंबर 1986 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर साइन किए गए थे और इस लॉ को एनफोर्स कर दिया गया था 15 अप्रैल 1987 को। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, या इसके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जब हमारे पास आया तो हमारे पास जो कंज्यूमर था वो कैवे टेम्परर से कंज्यूमर प्रोटेक्शन तक हमारे पास आ गया। अब कैवे टेम्परर क्या होता है? कैवे टेम्परर हमारे पास कंज्यूमर को बोला जाता है। कैवे टेम्परर का हमारे पास मतलब होता है कि लेट द बायर बीवेयर। लेट द बायर बीवेयर का मतलब क्या है कि कंज्यूमर कोई भी चीज़ परचेज कर रहा है तो वो परचेज अपने रिस्क पे परचेज कर रहा है। कंज्यूमर को अपने आप सारी चीज़ें ध्यान करनी पड़ेंगी, इसमें सेलर कुछ भी ध्यान नहीं रखेगा, सेलर कुछ भी बेच सकता है। सिर्फ कंज्यूमर ही एक ऐसा पर्सन है जिसको सारी की सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। इस फिलोसफी से अब चेंज हो गया हमारे पास कैविट वेंडर। कैविट वेंडिडेटर का मतलब क्या होता है? लेट द सेलर बीवेयर। अब आज के टाइम पे जब हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया है, हमारे पास राइट्स आ गए हैं कि कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकता है सेलर के अगेंस्ट, तो अब सेलर को खुद को ध्यान रखना है कि वो क्या चीज़ बेच रहा है, वो चीज़ें आपके पास करेक्ट वे के अंदर आपके पास बेची जा रही है, नहीं बेची जा रही, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यूज नहीं की जा रही हैं। तो अब सेलर को बिवेयर होकर के चलना पड़ता है, कंज्यूमर को बिवेयर होकर के नहीं चलना पड़ता। जैसे जैसे हमारे पास कंपटीशन इंक्रीज होता जाता है तो मैन्युफैक्चरर्स अपने शेयर को बढ़ाने के लिए, अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं कि वो किसी तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर डील करना स्टार्ट कर देते हैं। वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देते हैं, डिफेक्टिव गुड्स बेचना स्टार्ट कर देते हैं, अनसेफ प्रोडक्ट्स बेचना स्टार्ट कर देते हैं, अडल्ट्रेशन मिलावट करना स्टार्ट कर देते हैं। एडवर्टीजमेंट्स जो की जाती हैं वो फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स की जाती हैं, जिससे कि कंज्यूमर ये देख नहीं पाता कि एक्चुअल पर्पस क्या सोल्व हो रहा है उसका। ब्लैक मार्केटिंग की जाती है। तो इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को बनाया गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप किस किस चीज़ के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हो या किस किस चीज़ से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू। तो यदि आपके पास किसी तरह का रिस्क आपके पास होता है प्रोडक्ट से, या आपके पास बैड हेल्थ आपके पास होती है किसी मिलावटी खाना खाने से, या आप चीटेड किया जाता है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से, या आपके पास प्रोडक्ट खराब बेचे जाते हैं, आपको हायर प्राइसेस पे करने के लिए मजबूर किया जाता है, ओवर प्राइसिंग आपसे चार्ज की जाती है, ब्लैक मार्केटिंग की जाती है, तो इन सब चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट कर सकता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की हमारे पास डेफिनेशन क्या हो जाती है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट रेफर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स, की कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम अनस्क्रूपुलस एक्सप्लॉइटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कि जहाँ पर आपसे जो सेलर्स हमारे को एक्सप्लॉइटेशन करते हैं उन सब ट्रेड फेयर प्रैक्टिसेस से, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से हमारे को बचाया जाता है। और किस किस से बचाया जाता है? मैन्युफैक्चरर की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से, ट्रेडर्स जो करते हैं, सेलर्स जो करते हैं, और सर्विस प्रोवाइडर्स जो हमारे पास एक्सप्लॉइटिव नेचर करते हैं। हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, उस प्रोडक्ट के अंदर डिफेक्ट आया है और हमें ये पता है कि सेलर ने जानबूझ के हमें ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट बेचा है, तो उसके अगेंस्ट अब हम एक्शन ले सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का सिर्फ यही मोटिव नहीं है कि हमारे को बचाना है, इसका मोटिव हमारे पास ये है कि हमें कंज्यूमर को एजुकेट भी करना है। इट नॉट ओनली इंक्लूड्स एजुकेटिंग कंज्यूमर, इसमें कंज्यूमर को एजुकेट भी किया जाता है, प्लस इसके अंदर आपको कंज्यूमर के राइट्स क्या हैं, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, और यदि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की हमें जरूरत क्यों पड़ी। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम एक्सप्लॉयटेशन से यदि हम अपने आप को बचाना है उसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए, कंज्यूमर को एजुकेट करना है, कंज्यूमर की कंप्लेंट्स को रिड्रेस करना है, एक लिंक बनाना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, कंज्यूमर्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको इंक्रीज करनी है, और एथिकल ऑब्लिगेशंस आपको सेट करनी है बिजनेसमैन के लिए और कंज्यूमर्स के लिए। तो उस चीज़ के लिए हमारे को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत पड़ी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या राइट्स हमारे पास आ जाते हैं वो हम देखते हैं। ये आपका सबसे पहले इसके अंदर पर्पस क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या थे। इसके अंदर पर्पस हमारे पास एक ही था कि कंज्यूमर को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाना है, प्लस कंज्यूमर अपने राइट्स को एंजॉय कर पाएँ, ताकि यदि वो पैसा खर्च कर रहे हैं तो उस पैसे के बदले उनको अच्छे गुड्स मिले, अच्छी सर्विसेज उनको मिल सके। ठीक है, अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का स्कोप क्या है, कहाँ पर ये एप्लीकेबल हो सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का स्कोप बहुत वाइड है। ये आपके पास हर एक तरह की अंडरटेकिंग से मतलब हमारे पास चाहे वो पब्लिक है, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो बड़ी कंपनी है, चाहे वो छोटी कंपनी है, या वो किसी भी सेक्टर के अंदर काम कर रही है, या वो प्राइवेट है, पब्लिक है, और कोऑपरेटिव सेक्टर है, किसी सेक्टर के अंदर वो काम कर रही है, मैन्युफैक्चरर है या वो सर्विस प्रोवाइडर है, ट्रेडर है, किसी भी तरह का पर्सन है जो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के अंदर डील कर रहा है, उन सभी के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर्स को पावर दिए गए हैं ताकि उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब इस एक्ट के अंदर हमारे पास कुछ राइट्स आते हैं, जो राइट्स कंज्यूमर को प्रोवाइड किए गए हैं, उन राइट्स को कंज्यूमर यूज़ कर सकता है। तो राइट्स कौन कौन से हमारे पास आ जाते हैं, इनको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास राइट्स कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले हमारे पास राइट आता है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का मतलब क्या है कि आपके कंज्यूमर सेफ रहना चाहिए जब भी वो कोई गुड्स और सर्विसेज को यूज़ करता है। सेकेंड थिंग इज राइट टू चूज, मीन्स कि कंज्यूमर के पास वैरायटी ऑफ गुड्स होने चाहिए जिन गुड्स में से वो चूज़ करे। ऐसा नहीं हो कि एक ही गुड रखा है जो उस गुड्स को फोर्स किया जाए कि आपको ये चीज़ परचेज करनी है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो भी गुड्स कंज्यूमर परचेज कर रहा है उसके ऊपर हर तरह की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि कंज्यूमर को पता चले वो क्या परचेज कर रहा है। राइट टू बी हेयर्ड, यदि आपके पास इन केस किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो कंज्यूमर कंप्लेंट कर सके, उसके लिए कंज्यूमर रिड्रेसल एजेंसीज आपके पास हैं, या हर एक कंपनी अपने पास कंप्लेंट सेंटर बनाते हैं जहां पर जाकर के कंज्यूमर अपनी कंप्लेंट्स कर सकता है। राइट टू रिड्रेसल कि इन केस यदि कंपनीज उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं करती हैं तो उसके लिए हमारे पास रिड्रेसल एजेंसीज हैं जो गवर्नमेंट सेटअप करती है, हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, स्टेट लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर। राइट फॉर द बेसिक नीड्स की रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए, तो हर एक के पास ये राइट है कि जो भी चीज़ वो परचेज कर रहा है, रोटी कपड़ा मकान, वो चीज़ उसको मिलना चाहिए। प्लस राइट फॉर हेल्दी एनवायरनमेंट कि कंज्यूमर जो भी प्रोडक्ट परचेज करता है वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट को क्रिएट करे। ऐसा नहीं हो कि प्रोडक्ट ऐसे बना दिए जाए जिनको हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे एनवायरनमेंट को खतरा हो रहा है उन प्रोडक्ट से। ओके, तो अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी के अंदर हम क्या करते हैं कि कंज्यूमर के पास राइट है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का ऐसे गुड्स और सर्विसेज से जो उसकी लाइफ को खतरे में डाल सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल गुड्स की, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विच आर मैन्युफैक्चर्ड विद सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स। यदि आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जाए जिसको आप यूज़ करते हुए वो ब्लास्ट हो जाए या शॉक करे तो उससे आपकी लाइफ को खतरा हो सकता है। तो आपको एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड नॉर्म्स को फॉलो करना ही पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाना ही पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं जिनको यूज़ करके प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए ISI सर्टिफिकेशन बनाया जाता है, एग्रीकल्चर गुड्स के लिए एगमार्क बनाया जाता है, गोल्ड गुड्स के लिए आपके पास हॉलमार्क बनाया जाता है, या आपके पास फूड आइटम्स के लिए FPO बनाया जाता है। तो ये अलग अलग तरह के हमारे पास स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं जिन स्टैंडर्ड्स को यूज़ करके
सेलर्स जो होते हैं या मैन्युफैक्चरर जो होते हैं अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इसके लिए कंज्यूमर्स को एजुकेट किया जाता है कि जब भी वो कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस परचेज करते हैं तो उसके ऊपर ISI मार्क वो देख लें, क्योंकि ISI मार्क आपको इंश्योर करता है कि ये गुड्स एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को या एक पर्टिकुलर क्वालिटी को आपको मीट करते हैं। सेकंड हमारे पास आता ही, आप इसके अंदर देख सकते हैं कि एक मार्क आपके पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है, FP आपके फूड प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है, हॉलमार्क आपके गोल्ड आइटम्स के लिए यूज़ होता है, ISI मार्क आपके पास यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए। तो अलग अलग तरह के आपके पास स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, जिन स्टैंडर्ड्स को यूज़ करके एक मैन्युफैक्चरर को अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना होता है। इसके बाद हमारे पास आता है राइट टू चूज़। राइट टू चूज़ का मतलब होता है कि कंज्यूमर के पास फ्रीडम हो टू चूज़ फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ऐसा नहीं हो कि जब वो किसी शॉप के ऊपर जाता है तो शॉपकीपर उसको एक ही प्रोडक्ट दिखाए और उसको एनफोर्स किया जाए उसी चीज़ को परचेज करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर का राइट है कि उसको मल्टीपल चीज़ें देखनी है, अलग अलग कंपनी के ब्रांड्स देखने हैं, अलग अलग चीज़ें देखनी है, सेम प्रोडक्ट के अंदर वैरायटी देखनी है और उन वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर से वो चूज़ कर सके। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर आपके पास क्वालिटी अलग अलग तरह की हो सकती है, ब्रांड आपके पास अलग अलग हो सकते हैं, प्राइसेस आपके पास अलग हो सकते हैं, साइजेस आपके पास अलग अलग हो सकते हैं। तो कंज्यूमर का राइट है कि वो 100 ग्राम की आइटम लेना चाहता है तो 100 ग्राम की ले, सेलर उसको फोर्स नहीं कर सकता कि वो 1 kg की पैक ले। तो हर एक मैन्युफैक्चरर को अलग अलग पैकेजिंग के अंदर अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करना होता है ताकि कंज्यूमर के पास चॉइस हो कि वो किस वैरायटी के अंदर गुड्स को परचेज करना चाहता है। ये हमारे पास इसके अंदर आप देख सकते हो कि आपके पास राइट टू चूज़ के अंदर आपके पास प्राइसेस जो होते हैं वो आप चूज़ कर सकते हो, प्रोडक्ट और सर्विसेज आपके पास वैरायटी हो जाती हैं, क्वालिटी आपके पास अलग अलग हो जाती हैं, क्वांटिटी आपके पास अलग अलग हो सकती है, कंपटीशन आपके पास अलग अलग हो सकता है। अब हर एक पर्सन तो आईफोन नहीं खरीद सकता, तो कोई वीवो खरीदता है, कोई ओप्पो खरीदता है, कोई रेडमी खरीदता है, कोई मोटरोला खरीदता है, कोई नोकिया खरीदता है। तो जब वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपके पास होंगे, अलग अलग क्वालिटी के प्रोडक्ट आपके पास होंगे, तभी आप चूज़ कर पाओगे। तो एक कंज्यूमर का राइट है कि उसके पास अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग वैरायटी के अंदर, अलग अलग साइजेस के अंदर, अलग अलग प्राइसेस के प्रोडक्ट हो जिसके अंदर से जो उसको सूट करता है, वट एवर सूट्स हिज नीड्स, वो उस प्रोडक्ट को चूज़ कर सके। इसके बाद आता है हमारे पास राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड का मतलब क्या होता है कि जो प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो उस प्रोडक्ट के ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में होनी चाहिए। इट शुड हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। जो भी परचेज करना चाहता है उसमें डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, प्राइस, क्वांटिटी, डायरेक्शन ऑफ यूज, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी देयर। ओके, उसके अंदर आपके पास किस डेट को मैन्युफैक्चर हुआ है, किस डेट को एक्सपायरी है, क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी देयर। वो सारी की सारी चीज़ आपके पास होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो आपके न्यूट्रिशन फैक्ट्स क्या क्या हैं, टोटल फैट कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना होगा, वो सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, इंग्रेडिएंट्स आपके पास लिखा होता है, हर एक चीज़ आपके पास मिलेगी। इसके अंदर आपके पास डायरेक्शन ऑफ यूज़, वो सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी। ये आपके पास हॉलमार्क जो आपका स्टैंडर्ड होता है वो आपके पास लिखा हुआ होता है, कितनी प्योरिटी इसके अंदर है, तो ईच एंड एवरीथिंग आपके पास उसके अंदर लिखी हुई होती है। तो कंज्यूमर का राइट है कि उसको हर एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चर डेट आपके पास लिखी जाती है, प्राइस उसका क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, बेस्ट बिफोर कब है। तो ये सारे की सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग। ये कंज्यूमर के राइट हैं कि उसको ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। कंज्यूमर के पास एक एक्ट और होता है RTI, जिसके थ्रू वो किसी भी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकता है किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी से या किसी प्राइवेट एजेंसी से। फिर आता है हमारे पास राइट टू बी हेयर्ड। राइट टू बी हेयर्ड के अंदर हमारे पास क्या होता है कि कंज्यूमर के पास राइट होना चाहिए ताकि वो कंप्लेंट फाइल कर सके इन केस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद ए गुड। कि यदि वो सेटिस्फाई नहीं है किसी गुड से या किसी सर्विस से, तो उसके पास राइट होना चाहिए वो सेलर के अगेंस्ट या सेलर के पास या मैन्युफैक्चरर के पास अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सके। बिजनेस फर्म्स इसी वजह से अपने कंप्लेंट सेंटर जो होते हैं ऑन कस्टमर केयर सेंटर्स अपने डालते हैं और ग्रीवेंसी सेल्स उनके पास सेटअप किए जाते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम कंज्यूमर को आ रही है तो वो कंज्यूमर उन प्रॉब्लम्स को लेकर के उसके पास जा सके। और कंपनीज ट्राई करती हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए अपने लेवल के ऊपर। राइट टू बी हेड के अंदर हमारे पास जो चीज़ें आ जाती हैं कि उनका इंटरेस्ट जो होता है कंज्यूमर का वो देखा जाता है, कंज्यूमर का व्यू देखा जाता है, कंप्लेंट किस तरह की वो देखी जाती है,
और कंज्यूमर फोरम्स के थ्रू उन कंप्लेंट्स को सॉर्ट आउट किया जाता है। इन केस आपके पास कंपनीज नहीं सुन रही हैं आपकी प्रॉब्लम्स को, तो आपके पास रिड्रेसल एजेंसीज होती हैं। तो कंज्यूमर का राइट है द राइट टू रिड्रेसल। राइट टू रिड्रेसल के अंदर हमारे पास आता है कि कंज्यूमर रिलीफ सॉर्ट कर सकता है इन केस जो गुड्स या सर्विसेज वो परचेज कर रहा है वो गुड्स या सर्विसेज उसके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग मीट नहीं हो पा रही हैं। तो कंज्यूमर एक्ट आपके पास नंबर ऑफ रिलीफ प्रोवाइड करता है। रिलीफ्स आपके पास क्या क्या किए जाते हैं? सबसे पहला रिलीफ आपके पास है कि कंपनीज ट्राई करती हैं रिमूवल ऑफ डिफेक्ट, कि आपके प्रोडक्ट के अंदर जो भी डिफेक्ट आया है उस डिफेक्ट को दूर किया जाए। इन केस वो डिफेक्ट दूर नहीं हो पा रहा है तो रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट को रिप्लेस किया जाए। यदि आपके पास उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए किसी तरह की कोई इंजरी हुई है, कोई लॉस हुआ है, तो वो उसके लिए लॉस जितना भी हुआ है वो आपको पे किया जाएगा कंपनी के थ्रू। तो वो चीज़ें हमारे पास थी राइट टू सीक रिड्रेसल। इसके बाद हमारे पास आता है राइट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, कि कंज्यूमर को एजुकेट किया जाना चाहिए। कंज्यूमर को एजुकेट कौन करेगा? या तो गवर्नमेंट करेगी या हमारे पास कुछ ऐसी एनजीओज कंज्यूमर एजेंसीज होंगी जो कंज्यूमर को एजुकेट करती हैं। तो कंज्यूमर के पास राइट है टू एक्वायर नॉलेज एंड टू बी वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर थ्रू आउट द लाइफ, कि आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया है कंपनी से तो कंज्यूमर का राइट बनता है कि उस प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज़ करना है, कंपनी उसको बताएं कि किस तरीके से आपके पास ये प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाएंगे। वो फुली अवेयर होना चाहिए अबाउट हिज राइट्स एंड रिलीफ्स, उसको क्या राइट है और क्या रिलीफ मिलेगा। सपोज करो एक कंपनी बोल देती है कि आप ये प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, 1 साल की गारंटी है। 1 साल के बाद आपको उसकी गारंटी के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके पास रिप्लेसमेंट होगा, क्या प्रोडक्ट ठीक करके दिए जाएंगे, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। प्लस इन केस यदि कंज्यूमर गुड्स परचेज कर लेता है, वो उसकी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करते हैं, कंपनीज मना कर देती हैं, तो कंज्यूमर को इतना भी पता होना चाहिए, कंज्यूमर को नॉलेज होनी चाहिए कि वो कहाँ पर उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है इन केस किसी भी प्रोडक्ट के अंदर या सर्विस के अंदर उसके एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो पा रही हैं। तो कंज्यूमर एजुकेशन के अंदर आपके पास किया जाता है कि आपके पास इंफॉर्मेशनल प्रोग्राम आपके पास सेटअप किए जाने चाहिए, मटेरियल्स आपको प्रोवाइड करना चाहिए ताकि आप अपने डिसीजंस जो होते हैं वो डिसीजंस ले सको कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने से पहले। तो कंज्यूमर को एजुकेट किया जाना चाहिए अपने प्रोडक्ट के बारे में, किस तरीके से उसको यूज़ करना है, किस तरीके से उसको चीज़ें देखनी है। फिर आता है हमारे पास राइट फॉर बेसिक नीड्स। राइट्स फॉर बेसिक नीड्स हमारे पास होता है कि कंज्यूमर को राइट होना चाहिए, क्वालिटी गुड्स मिलने चाहिए, जो से आपके पास होता है फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर, जो आपके पास तीनों चीज़ें हों वो गुड क्वालिटी के अंदर आपके पास मिलना चाहिए, ये कंज्यूमर का राइट है। लास्ट राइट हमारे पास आता है राइट फॉर हेल्दी एनवायरनमेंट, कि जितने भी हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट आपके पास ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले होने चाहिए, प्लस इको फ्रेंडली नेचर के अंदर आपके पास हो, कि यदि मैं कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ तो अपने आप को रिसाइकल कर ले, और उसके अंदर आपके पास रिसाइकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए कि प्रोडक्ट किस तरीके से रिसाइकल किया जाएगा, वो सारे की सारी चीज़ आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ग्रीन रिसाइकल का मतलब है कि वो प्रोडक्ट अपने आप को डिकम्पोज कर ले, अपने आप को ख़त्म कर ले एक टाइम पीरियड के बाद। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास वो प्रोडक्ट हमारे नेचर को ख़राब करता रहे। जैसे हमारे पास प्लास्टिक है, प्लास्टिक आपने एक बार बना दिया तो वो डिकम्पोज नहीं होता है, तो इसी वजह से गवर्नमेंट बैन लगाती जा रही है प्लास्टिक के ऊपर। अलग अलग कंपनीज को इंस्ट्रक्शंस दी जाते हैं कि आप एक पर्टिकुलर टाइप का प्लास्टिक को यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि जो डिकम्पोज नहीं हो सकता, जिसको रिसाइकल नहीं कर सकते, वो प्लास्टिक यूज़ नहीं होगा। लास्ट 2 राइट्स जो हमारे पास है, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट और राइट फॉर द बेसिक नीड्स, ये 2 राइट्स आपके पास इंक्लूड किए गए हैं अमेंडमेंट करके 1993 और 2002 के अंदर। तो ये 2 अमेंडमेंट्स आपके पास किए गए हैं, उसके बाद इन राइट्स को इंक्लूड किया गया। तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही करते हैं, इसमें आपको बताया गया है कि कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है, आपके पास क्या क्या राइट्स आपके पास दिए गए हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए टाटा बाय बाय।